So I started with the recording. Okay, last time हमने एक फंक्शनैलिटी स्टडी की थी, जो मैंने आपको एक रिएक्ट जेएस में बूटस्ट्रैप को कैसे यूज करना है उसका कुछ प्रोसीजर बताया था, और एक एप्लीकेशन हमने क्रिएट किया था जो हमारे असेसमेंट में दिया है। उसका यूआई हमने बनाया था, क्रिएट रिएक्ट काउंटर एप्लीकेशन ऐप। ओके, तो ये एप्लीकेशन आप सबका बन के रेडी हो गया है। यस सर। और ये दूसरा जो असाइनमेंट है, मैंने बताया था कि आप इसका एक आपके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, नेम, स्टैंडर्ड, एज, जेंडर, एड्रेस, या जो आपको डिस्प्ले, आपका इंस्टीट्यूट का नाम, ये सारी चीजें अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हो पेज के ऊपर। ओके, सो कैन यू डू दैट विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप? ये आप बूटस्ट्रैप से कर पाओगे? यस सर, ये बूटस्ट्रैप से कर सकते हैं, पर सर अभी बनाया नहीं है ये वाला। अच्छा, ये बनाया नहीं है तो ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिए। मैं बेसिकली चाहता हूँ कि आप इसको ट्राई करके आप इसको मतलब खुद से बनाने की कोशिश कीजिए इसको, ताकि यस आपको कुछ चैलेंजेस वगैरह फेस हो तो वो चैलेंजेस आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते, ठीक है? अ, अभी हम लोग ये जो ऐप हमने बनाया है, ओके, इसके लिए हम लोगों को कुछ बेसिक्स चाहिए। मतलब एक रिएक्ट की फंक्शनैलिटी कैसे काम करती है वो हमको सबसे पहले कवर करना पड़ेगा। तो हम लोग इसके बारे में आज नहीं बात करेंगे। ओके, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फोर्थ चैप्टर के बारे में, जो एक थियोरेटिकल डिस्कशन है। ओके, और हम लोग कंपैरिजन करेंगे दैट व्हाट इज द कंपैरिजन इन बिटवीन द रिएक्ट एंड रिएक्ट जेएस एंड रिएक्ट नेटिव। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव। ओके, क्या आपने ये जो वर्ड है नेटिव, ये वर्ड आपने कभी कहीं सुना है? यस सर। कहाँ पे सुना है? सर ये रिएक्ट नेटिव का वर्ड जो है ये अभी सुना है, और इसके बारे में थोड़ा सा गूगल पे मैंने सर्च किया था। तो जो रिएक्ट नेटिव है उसकी मदद से हम वेबसाइट की जगह मोबाइल के एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो आप मोबाइल एप्लीकेशन की ऊपर भी इसको काम करें। क्या यस। हम रिएक्ट जेएस से मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर काम नहीं कर सकते? नहीं सर, इसके बारे में नहीं पता है किया मैंने। अच्छा, ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसके कुछ तो आज के ये लर्निंग आउटकम क्या रहेंगे कि हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव के बारे में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है? तो दैट आई विल, ये कंप्लीट थियोरेटिकल चैप्टर है थोड़ा। हम लोग मतलब कुछ एक्टिविटी इसमें हम लोग परफॉर्म नहीं करने वाले बेसिकली। तो थ्योरेटिकली हम लोग इसको समझेंगे कि एक रिएक्ट जेएस क्या होता है, और रिएक्ट जेएस में मुझे कैसे प्रोसीड करना चाहिए, या उसका कंपैरिजन करेंगे हम लोग रिएक्ट नेटिव के साथ, ठीक है? यस तो सर। सबसे पहले, जैसे हम लोगों ने पहले 3 चैप्टर में से इंट्रोडक्शन में से स्टार्ट किया कि रिएक्ट जेएस क्या होता है। ओके, तो कुछ चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि रिएक्ट जेएस एक एमवीसी आर्किटेक्चर फॉलो करता है, करेक्ट है? नहीं? यस क्या आप बता पाएंगे कि क्या होता है वो एमवीसी आर्किटेक्चर? सर, क्या बोला आपने? एमवीसी आर्किटेक्चर, आई शेयर्ड एमवीसी आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर। सर मैं इसके बारे में कंफर्म तो नहीं बता सकता, हम्म, पर एनवीसी आर्किटेक्चर का रिएक्ट में हम यूज करते हैं उसका। ठीक है, उस दिन मैंने मीनिंग समझाया था कि एम एम स्टैंड्स फॉर मॉडल, जहाँ पे हम लोग अपना लॉजिक लिखते हैं। वी स्टैंड्स फॉर व्यू, मतलब जहाँ पे हमारी जो टेम्पलेट होती है उसको हम लोग व्यू बोलते हैं, यस सर। ठीक है? और सी स्टैंड्स फॉर द दैट इट इज अ कंट्रोलर। ओके, तो वो कंट्रोल लॉजिक पे लिखता है वहाँ पे। ओके, जो कंट्रोलिंग एक्शन होती है वो हम लोग कंट्रोल लॉजिक में लिखते हैं, ठीक है? तो मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए वो सी का मीनिंग यहाँ पे कंट्रोलर भी हो सकता है, एक कंपोनेंट भी हो सकता है। क्योंकि यस सर। कंपोनेंट रहेगा
तभी हम लोग कुछ एक्शन कंट्रोल कर पाए। मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो ये उस दिन मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे ये मेरे साइड में ये साइड बार दिख रहा है, ठीक है। तो मैं किसी चीज के ऊपर जब कोई क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद वो चीजें या ये साइड बार में से ये कुछ चीजें यहाँ पे क्या होती है, लोड होती है। तो वो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट वहां पे लोड होता है, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस में हम लोग पहले कंपोनेंट को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ठीक यस है। सर। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कंपोनेंट को प्रिपेयर करते हैं। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर फॉलो करता है रिएक्ट, राइट। तो कंपोनेंट क्या है, एक पीस ऑफ कोड है, ओके। जो जो मैं क्या करना चाहता हूँ, जो मैं व्यू के ऊपर देखना चाहता हूँ, यूजर इंटरफेस के ऊपर देखना चाहता हूँ, ओके। मैं इसको समझाता हूँ, जो हमने फंक्शनैलिटी की थी उसमें हम लोग समझाते हैं इसको, ठीक है। मैं उस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ जो उस दिन हमने बनाया था। उस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं हम लोग। हमारे एप्लीकेशन का नाम था काउंटर ऐप, ये हमने ओपन कर लिया, ओके। और यहाँ से बूटस्ट्रैप से हमने एक कंपोनेंट प्रिपेयर किया था, ओके। हम लोग इसको टर्मिनल को ऑन कर देते हैं और यहाँ पे कमांड लिखते हैं npm। npm रन है कि npm स्टार्ट? सर npm स्टार्ट। npm स्टार्ट, ठीक है। तो npm को स्टार्ट कर दिया हमने। और ये बाय डिफॉल्ट कौन से पोर्ट के ऊपर क्रिएट होगा, ये 3000 सर। 3000 पोर्ट के ऊपर ही क्रिएट लोकल होस्ट होगा। का सर 3000 पोर्ट। यस, ये थोड़ा टाइम ले सकता है, यस तब तक हम लोग हाँ, ये बस रन होने वाला है, ओके। सो देखिए ये हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। 3000 पोर्ट के ऊपर ये हमारा कोड रन हो रहा है। फिर लोड होने के लिए पहली बार जब हम लोग लोड करते हैं तो वहाँ पे कुछ टाइम स्पैन लग सकता है, ठीक है। यस सो इट इज टेकिंग द टाइम इनिशियली, ओके। जब हम लोग उसको बार बार रन करते हैं तो वो अभी देखिए यहाँ पे हमने दो कंपोनेंट क्रिएट किए, ओके। एक है हमारा नाव बार, यस फाइन। सर। दूसरा है हमारा ये एक ड्यू, ये जिसमें हमने ये सारी चीजें की। यस तो दो सर। कंपोनेंट हमने क्रिएट किए, ओके। तो जो हम लोगों को फ्रंट में दिखाई दे रहा है वो होता है हमारा कंपोनेंट, ओके। तो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल क्या करता है, कंपोनेंट एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए HTML में बनाया गया एक कोड है, पीस ऑफ कोड है, राइट। जो क्या होता है, जो पेज के ऊपर रेंडर होता है, राइट। जो यस पेज के ऊपर हम लोग रेंडर करते हैं, ओके। और अभी हमने देखा कि रिएक्ट जेएस एक जावास्क्रिप्टिंग की एक लाइब्रेरी जो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब जो फ्रीली अवेलेबल है, सबके लिए ये अवेलेबल है, ठीक है। ये चीजें हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में बात किया था, ठीक है, फाइन। तो हर एक, अगर आपको कुछ किसी ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज कंपोनेंट, तो आप उसका आंसर क्या बताओगे? द आंसर विल बी इट इज अ basic basic view, or you can say that it is a component is nothing but the basic building block of the any architecture, okay। या जैसे आप React.js बोलो या किसी वेबसाइट का जो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, वो क्या, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। वो एक पीस ऑफ, एक छोटा सा आइसोलेटेड पीस ऑफ कोड रहता है। जैसे नाव बार अलग हो गया, साइड सर। बार अलग हो गया, ओके। तो वो एक छोटा सा एक कोड होता है जिसको हम लोग कंपोनेंट, अभी यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपोनेंट के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं हम लोग, क्यों, बिकॉज जो रिएक्ट जेएस है वो कंपोनेंट आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, ठीक है। कुछ एडवांटेज हमने पहले भी देखे हैं इसके, कि ये इजी टू लर्न है, रीयूजेबल है, कंपोनेंट को हम बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये नाव बार क्रिएट किया है, ये नाव बार मैं चाहूँ तो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी क्या कर सकता हूँ, यूज यूज कर कर सकता सकते हैं। हूँ। सेम नाव बार को मैं फिर से कोड लिखना नहीं पड़ेगा, हम लोग उसको फिर से क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं, राइट है, यस ओके। सर।
So that's why it is a reusable also. Okay, तो ये reusable रहता है. परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है. अभी ये कंसेप्ट क्या है? यस सर. आप बता सकते हैं कि परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होती है, परफॉर्मेंस कैसे एनहांस होती है? सर ये जो रिएक्ट जावास्क्रिप्ट है वो वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है, इसलिए जो हमारी मेमोरी में के कारण इसकी परफॉर्मेंस तेज होती है. ठीक है. ठीक है, कुछ इमेजेस से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. मैं चाहता हूँ कि कुछ इमेजेस हम लोग रेफर करें. मैं कुछ इमेजेस देखता हूँ परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज. यहाँ पे मुझे प्रॉपर इमेज कुछ मिल नहीं रही है, लेकिन मैं एक डेस्क ट्राई करता हूँ कि आई कैन एक्सप्लेन दैट. ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. मैं नोटपैड के ऊपर, सॉरी, मैं पेंट के ऊपर अगर एक्सप्लेन करूँगा तो चलेगा? यस सर. मेरी पेंटिंग बेसिकली बहुत पुअर है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि इसको पेंट के ऊपर मैं समझा सकूँ. यस सर. पेंटिंग के लिए थोड़ा एक्सक्यूज करना है मुझे ब्रजेश. बाकी लोगों से भी बोलो कि पेंटिंग के लिए थोड़ा एक्सक्यूज कर. ठीक है. ओके मैंने कहा कई बार पेंटिंग यूज नहीं. सर. पेंटिंग जैसे ऐसी है. ये अगर आपने जैसे बोला कि ये मेरा ब्राउजर है, यस सर. ठीक? और ये मेरी जो क्रिएट हुई है, ये हमारा डॉम. डॉम. ठीक है. यस सर. अभी ये ब्राउजर है, ये डॉम. जब ये रिएक्ट यूज कर रहा है ना, ठीक है, ये कौन यूज कर रहा है? ये यूजर यूज कर रहा है, राइट? यस सर. अभी अगर एक एप्लीकेशन लोड होता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन. ओके, यस तो ये लोड होता है तो कैसे लोड होता है? सर. वो डॉम में बेसिकली लोड होता है. डॉम में से लोड होता है. ओके, यस. यूजर रिक्वेस्ट करेगा, यूजर यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा. ठीक है. यस तो सर. इन फीडबैक उसको क्या मिलेगा? उसको यहाँ पे एप्लीकेशन रेंडर किया हुआ पेज मिलेगा, सिंगल पेज एप्लीकेशन. यस सर. राइट है? फाइन. अभी मुझे बताइए, जब इसने रिक्वेस्ट किया, यस तो सर. रिक्वेस्ट करने के बाद डॉम ने कौन कौन सी चीजें वहां पे भेजी होंगी? सर मतलब जो भी हमारे मेन पेज पर हमारे द्वारा डिजाइन किया गया है वो सारा डॉम में से रिटर्न हो रहा वहाँ पे. ठीक है, हम लोग समझते हैं इसको. ठीक है? जैसा ये हमारी लर्न कोच की एप्लीकेशन है, करेक्ट है? यस सर. Fine. अगर ये इसी को सिंगल पेज एप्लीकेशन बोल रहे यस सर. हैं, अगर मैं क्लास के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो मुझे इन रिटर्न मुझे ये टाइम टेबल या टेबुलर व्यू, मंथली व्यू, अटेंडेंस, ये सारी चीजें मिल गई. यस सर. तो मुझे बताइए, मैंने जैसे क्लिक किया तो कौन कौन सी चीजें यहाँ पे रेंडर हुई? ये एक टेबल का बटन हो गया, यस सर. मन. मंथली का बटन हो गया, अटेंडेंस का बटन हो गया, ये सारी चीजें आ गई यहाँ पे. यस सर. ठीक है. तो मैं पहले तो बोलूंगा कि मेरा सबसे पहले क्या आ गया? मैंने जो HTML का कोड लिखा था, यस सर. ठीक है, वो HTML का कोड सबसे पहले आ गया. यस सर. ठीक है. अभी तो मैं जब तक क्लिक कर रहा हूँ, तो क्लिक करने के बाद देखिए, मैं अगर फर्स्ट टाइम क्लिक करता हूँ तो
ऐसा है कि मैं फर्स्ट टाइम क्लिक करता हूँ तो कुछ दूसरा नजर आता है, या सेकंड टाइम क्लिक करता हूँ तो दूसरा नजर आता है, ऐसा है क्या? यस सर, मतलब सर जब हम दूसरे पे क्लिक हम करते हैं चावल से रेंडर होता है डोम में से। हाँ, मतलब बेसिकली दिखते समय मुझे ये टैबुलर व्यू, ये जो बटन है, ये अभी समय कितनी भी बार क्लिक करूंगा तो मुझे ऐसे ही दिखेगा। यस सर। ओके, वो चेंज नहीं होने वाला। मतलब ये अभी ब्लू है तो वो रेड नहीं होने वाला। यस सर। ठीक। तो HTML के साथ साथ हमारी आ गई CSS। यस सर। ठीक है, अभी इस पेज के साथ कुछ जावा स्क्रिप्टिंग का कोड लिखा होगा, राइट? यस सर। मैंने एक बार क्लिक किया, ठीक है। अभी एक बार क्लिक करने के बाद वो जावा स्क्रिप्टिंग का जो एसोसिएटेड कोड है वो क्या हो गया होगा, रेंडर हो गया। यस सर। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी इसी एप्लीकेशन में किसी दूसरी जगह पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो जो बटन है उसका व्यू ऐसे ही नजर आ रहा है। ठीक है, यस। ये किसी भी एप्लीकेशन में चला जाए, देखो ये एप्लीकेशन का वो बटन ऐसे ही है। ठीक है, यस। मैं अभी इस चैप्टर को ओपन करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो बटन का व्यू ऐसे ही रहेगा। वो चेंज हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं चेंज हो रहा है। लेकिन मैं ये पेज ओपन कर, कंटेंट ओपन, ओके, कुछ चीजें चेंज हो गई, यस। लेकिन बेसिकली इधर की चीजें चेंज हुई क्या? नहीं सर। नहीं। तो जो मेरी फंक्शनैलिटी है वो चेंज हो गई, लेकिन जो HTML का व्यू है वो तो वैसे ही है ना। यस सर। ठीक है, अभी जब हम लोग रिएक्ट में काम करते हैं तो ये डॉम क्या करती है, जब यूजर रिक्वेस्ट करता है तो एक बार में HTML और CSS का कोड क्या कर लेता है, सेंड कर देता यस सर। है। वो एक ही बार होगा। जैसे यूजर ने अगर फर्स्ट टाइम, देखो आपने अभी देखा, आपने रिएक्ट की ऐप हमने जब चालू की ना, ओके, तो वहां पे थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि पहली बार में HTML भी आया, CSS भी आया, जो हमने स्क्रिप्ट लिखी थी वो स्क्रिप्ट भी वहां पे रन हो गई। लेकिन अगर मैं देखो, मैं यहाँ पे अगर कुछ चेंज करता हूँ, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे कुछ चेंज किया, जैसे हम लोगों ने कोड लिखा था उस दिन app.js फाइल में लिखा था। ठीक है, मैं मेरा नाम वगैरह पास कर देता हूँ यहाँ, फाइन, यहीं पे एक एग्जांपल के लिए पास कर देता हूँ, ओके, नेम, ऐसा कुछ तो भी लिखते हैं। ठीक है, सॉरी, मैं H4 के अंदर मैं नेम वगैरह लिख लेता हूँ, जैसे हम लोग लिखते हैं हरदा कोडिंग इंस्टीट्यूट। ओके, ऐसा मैं पे लिखता हूँ। अभी देखो कि कितनी जल्दी रन हो गया और कितनी जल्दी से यहाँ पे देखो ये कंपोनेंट आ गया। यस क्यों सर। आ गया? क्योंकि आसान रीजन है, मुझे ये जो लोड व्यू है, ये व्यू इसको लोड करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये चीज जो मैंने नई नए से लिखी है उतनी ही चीज वहां पे क्या हो गई, रेंडर। यस ठीक है, सर। सो दैट्स वाई हर बार हमारी HTML और CSS वही रहेगी, और सिर्फ खाली स्क्रिप्ट क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। एवरी टाइम बेस्ड ऑन द क्लिक स्क्रिप्ट इज गोइंग टू बी चेंज। वो स्क्रिप्ट हमेशा उसी सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होने वाली है, लोड होने वाली है। इसीलिए परफॉर्मेंस जो है वो क्या रहती है, फास्ट रहती है, एनहांस होती है। यस सर। ठीक है, चलो यहाँ पे देखिए हम लोग अभी पढ़ते हैं, तो अभी मैंने इसी को डायग्रामेटिक फॉर्म में बताया आपको कि रिएक्ट जेएस इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ड्यू टू वर्चुअल डॉम। इसने क्या किया, एक वर्चुअल डॉम क्रिएट किया, हमारे मेन डॉम में नहीं है ये। ठीक है, यस। तो क्या करेगा, द रिएक्ट वर्चुअल डॉम एग्जिस्ट एंटायरली इन अ मेमोरी, मेमोरी में रहेगा। ओके, जो एक वेब ब्राउजर, ओके, जो एक वेब ब्राउजर है, वो वेब ब्राउजर क्या करेगा, वो राइट करेगा। ओके, तो डायरेक्टली नहीं राइट करता है, क्या कैसे राइट करता है, वर्चुअल कंपोनेंट से वो बार बार क्या किया जाता है, लोड किया जाता है। लोड लोड
कैसे किया जाता है कि जब हमारा HTML और CSS हो ही रहेगा, स्क्रिप्ट खाली क्या होती जाएगी, नई 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 स्क्रिप्ट वहां पे ऐड होती जाएगी। ठीक यस है, सर। तो बिकॉज ऑफ दिस द रिएक्ट मेक्स इट स्मूथर ऑल्सो एंड फास्टर ऑल्सो। ठीक है, इसकी वजह से, क्योंकि खाली स्क्रिप्ट लोड हो रही है, तो मुझे उतना टाइम जो स्पैन है वो क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। अरे फोर्थ पॉइंट है, देखो उतना टाइम स्पैन मेरा सेव हो रहा है, क्योंकि मुझे बस खाली स्क्रिप्ट को लोड करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारी जो रिएक्ट जेएस की जो एप्लीकेशन है वो हमारी टाइम भी सेव करती है, परफॉर्मेंस भी उसका स्मूथर और क्या रहता है, फास्टर रहता है। ठीक है, आई होप कि यस ये समझ में आ गया आप लोगों को। यस सर। बाकी लोगों को समझ में आया है, थोड़ा कंफर्म कर लीजिए। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ूंगा मैं। यस सर। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है कि जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी और CSS एनिमेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन में। ओके, दैट इज सिंपल पॉइंट। ओके, अभी हम लोग रिएक्ट को हमने पहले ही समझ लिया था, लेकिन मैंने बस खाली एक पॉइंट बताया कि फास्टर कैसे होता है, ये एप्लीकेशन फास्टर कैसे होता है। HTML यस और CSS एक बार लोड होती है, ये मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है, लोड होते हैं। ठीक है, सर। अभी अभी हम लोग समझते हैं रिएक्ट नेटिव के बारे में। ओके, वैसे यस रिएक्ट नेटिव रिएक्ट की तरह ही सेम, यस सर। ये भी क्या करता है, ये कंपोनेंट को यूज करता है, बट इट यूजेस द नेटिव कंपोनेंट। अब ये नेटिव कंपोनेंट क्या होता है, व्हाट इज नेटिव कंपोनेंट? सर नेटिव कंपोनेंट्स का तो नहीं, पर कंपोनेंट्स जो है उनको रीयूजेबल कर सकते हैं सर। आप एक बार बता दीजिए नेटिव कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, अभी देखो आपने ये किया हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है। ठीक है, क्या आपने एरे के अंदर एक प्रोग्राम है यहाँ पे लिखा हुआ, ये परफॉर्म किया है क्या आपने? मैं कहीं कहीं का कहीं भी निकाल लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मेरी हैबिट है। हाँ? तो देखो, ये प्रोग्राम किया है क्या आपने? एरे के अंदर ही ये प्रोग्राम दिया हुआ यस सर, किया है सर। है। क्या इसका कोड क्या है, इसका आउटपुट क्या है? नेटिव कोड्स वाला। रिएक्ट एरे नेटिव कोड ऐसा लिखा है वो आप। यस ठीक है, क्या किया उसने, एक कंस्ट्रक्ट किया है, एक एरे क्रिएट किया है, और वो एरे का जो स्पेसिफिक जो कोई नेटिव कोड रहेगा, वो ब्राउजर ने या डॉम ने अपनी तरफ से वहां पे क्या किया है, ऐड कर दिया। यस सर। ठीक है, ब्राउजर ने वहां पे ऐड कर दिया, राइट। ठीक यस है, सर। सेम वे से यहाँ पे भी जो हमारा रिएक्ट जेएस है, ठीक है, सॉरी, जो रिएक्ट जेएस है, रिएक्ट जेएस में भी इसी तरह से वो जो नेटिव कंपोनेंट है, जो ब्राउजर ने सेंड नहीं किया, जो ब्राउजर ने क्रिएट नहीं किया, ओके, जो वेब कंपोनेंट नहीं है, लेकिन उसका जो नेटिव कंपोनेंट है वो क्या होगा, रिएक्ट नेटिव में यूज होगा। यस सर। ओके, तो वहां पे कंपोनेंट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नहीं रहता है, वहां पे उसका जो नेटिव कंपोनेंट है वो हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। यस सर। ठीक है, फाइन। यस और सर। आपने इनिशियल में एक सही बताया था कि ये जनरली हम लोग मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए यूज करते हैं, यस मतलब सर। कंपेयर टू द ब्राउजर। ओके, तब ऐसा नहीं कि ब्राउजर के ऊपर रन नहीं हो सकता, लेकिन रिएक्ट नेटिव ये फेसबुक वालों ने, क्योंकि ये फेसबुक का इन्वेंशन है, ठीक है, तो ये फेसबुक वालों ने क्या किया, फेसबुक ने इसको मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कब, 2013 में। ठीक है, रिएक्ट आई 2011 में। ओके, और 2013 में उन्होंने कुछ इंटरनल प्रोजेक्ट्स में उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया, राइट। ओके, अभी यस सर।
ठीक है। रिएक्ट नेटिव को ओपन कर दिया गया सारे यूजर्स के लिए थ्रू द गिटहब। आपको गिटहब आता है क्या? यस सर, गिटहब आता है। ठीक है, मतलब आप यूज कर सकते हो गिटहब को। ठीक है, तो इसमें से कुछ जो प्रोजेक्ट्स है रिएक्ट नेटिव के, ये यस कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे गिटहब के ऊपर ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्रीली अवेलेबल, जो हम लोग डायरेक्टली मोबाइल के ऊपर क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है। React Native initially developed by the iOS, ओके, iOS एप्लीकेशन के लिए, जो एप्पल का जो ओएस रहता है, मैक ओएस, ओके, उसके एप्लीकेशन के लिए क्या किया गया, यूज बना। किया यस सर। गया। ओके, नाउ इट इज बीन सपोर्टेड बाय द एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो अभी अभी इसको हम लोग एंड्रॉइड एप्लीकेशन को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, एडवांटेजेस देखते हैं। ओके, क्या क्या देखो, मोबाइल की जो साइज होती है, ओके, मोबाइल के ब्राउजर की जो साइज होती है वो कंपैरेटिवली हमारे जो डेस्कटॉप ब्राउजर से कम होती है, छोटी होती है। ठीक है, यस। तो रिएक्ट नेटिव वहाँ पे यूज करने से जो टाइमिंग का जो इम्प्रूवमेंट है, ओके, वो टाइमिंग इंटरवल क्या हो गया, इम्प्रूव हो यस सर। गया। ओके, सम फीचर्स ऑफ iOS एंड एंड्रॉइड आर स्टिल नॉट सपोर्टेड, लेकिन इसको कुछ जो फीचर्स है वो अभी भी सपोर्ट नहीं करते। ओके, फाइन, एंड अलाउ इन्वेंटिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस। ओके, तो इसमें कुछ इन्वेंशन चल रहे हैं, कुछ फीचर्स सपोर्ट करते हैं, कुछ फीचर्स सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, यस। उसके बाद नेटिव कंपोनेंट क्या होता है? ओके, जो जो हम लोग नेटिव फंक्शनैलिटी के लिए, मतलब ब्राउजर क्या करेगा, ब्राउजर अपनी तरफ से कुछ कंपोनेंट नहीं देता है, वहां यस। पे जो मुझे एसोसिएटेड कोड चाहिए, ओके, जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल आप लर्नपुज की ऐप को ले लो, लर्नपुज की ऐप आप अगर आप मोबाइल पे यूज करते हो, तो वो मोबाइल पे वो क्विकली ऐप के फॉर्मेट में क्या होती है, वहां पे रन होती है। ठीक है, तो ऐसे कोड को हम लोग इस ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर नेटिव फंक्शनैलिटी से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। यस। जावा स्क्रिप्टिंग का नॉलेज दोनों के लिए इसेंशियल है, क्योंकि दोनों के लिए इसलिए इसेंशियल है क्योंकि रिएक्ट जेएस तो ऑलरेडी लाइब्रेरी है जावा स्क्रिप्टिंग। फाइन, यस। ओके, और जो नेटिव मोबाइल ऐप में भी क्या होता है, यूज होता है जावा स्क्रिप्टिंग, हर एक अलग अलग लेवल पे यूज होता है मोबाइल एप्लीकेशन। ओके, कुछ वर्जन्स पता है क्या आपको जावा स्क्रिप्टिंग के? क्या सर? जावा स्क्रिप्टिंग के कुछ वर्जन्स पता है आपको? जैसे सिंपल जेएस है, व्यू जेएस है, नो। रिएक्ट जेएस है, ये लाइब्रेरीज है उसकी। ठीक है, तो यस। इसमें से कुछ जो फीचर्स है, ये फीचर्स हम लोग क्या कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्टिंग के एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं। ओके, और इसमें कुछ बिल्ट इन की एनिमेशन लाइब्रेरीज ऑलरेडी क्या है, प्रेजेंट है। ठीक यस। है, फाइन। हालांकि हम लोग ज्यादा इसको यूज नहीं करने वाले, क्योंकि हमारा टारगेट अभी रहेगा, हमारा टारगेट ज्यादा से ज्यादा क्या रहेगा, हमारा टारगेट यहाँ पे रहेगा रिएक्ट। क्योंकि यस। हम लोग रिएक्ट जेएस के बारे में फोकस करेंगे, रिएक्ट नेटिव के बारे में उतना फोकस करने वाले नहीं है। वी विल गो फॉर द मोर फॉर द ब्राउजर एप्लीकेशन रादर देन द मोबाइल एप्लीकेशन। ओके, हम लोग ज्यादा से ज्यादा मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर नहीं जाएंगे, हम लोग ब्राउजर एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन आता है कि विच इज ए बेटर, ओके, रिएक्ट रिएक्ट बेटर है कि रिएक्ट नेटिव बेटर है? ओके, तो देखो, एक एप्लीकेशन हम लोग दोनों जगह पे चला सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि विंडोज 11 आया, विंडोज 11 का फीचर क्या है कि वो मोबाइल एप्लीकेशन को भी, सारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी वो हमारे ब्राउजर के ऊपर इजीली क्या करता है, रन करता है, राइट? यस। ओके, तो इजीली रन होता है, इसीलिए ये दोनों जो रिएक्ट जेएस है या फिर रिएक्ट नेटिव है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है एक एप्लीकेशन बनाने के लिए या वेब डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, यस। क्योंकि इसमें कुछ फंक्शनैलिटीज फ्लेक्सिबल है। ओके, सबसे पहली बात है तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस अच्छा है। ठीक है, इसका परफॉर्मेंस अच्छा है एज एन रिएक्टर। तो ये दोनों दोनों चीजें आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट है। फाइन, ओके,
While React.js is basically JavaScripting library, React Native is the entire framework. Okay, तो देखो ये लोगों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि अगर उसको उसको अगर पूछा जाए कि व्हाट इज रिएक्ट, तो उनका आंसर रहेगा कि रिएक्ट इज अ फ्रेमवर्क। ओके, हालांकि वो फ्रेमवर्क नहीं है, वो क्या है, वो एक एक लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्टिंग की एक लाइब्रेरी है, एक्सटर्नल लाइब्रेरी। ओके, और रिएक्ट नेटिव एक फ्रेमवर्क है। आपको फ्रेमवर्क पता है? हैव यू Yes, यूज्ड एनी फ्रेमवर्क बिफोर? फ्रेमवर्क सर नो। अरे आपने यूज किया है, ऐसे नो क्यों बोल रहे हो आप? नहीं सर, रिएक्ट किया है। तो बाकी लोगों से पूछ के देखो, हैव यू यूज्ड एनी फ्रेमवर्क? मैं आंसर जानना चाहता हूँ उनसे कि यस उन्होंने सर। फ्रेमवर्क यूज किया है। सर बोटस्ट्रैप किया है। हाँ तो करेक्ट है। देखो, नो कभी नहीं बोलना, ठीक है? आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो नो, इसका आंसर नो कभी नहीं बोलना, क्योंकि आपने बूटस्ट्रैप यूज किया है। बूटस्ट्रैप भी एक फ्रेमवर्क है सीएसएस का। ओके, सेम वे यस से रिएक्ट नेटिव भी एक एंटायरली फ्रेमवर्क है। इसका फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्टिंग का फ्रेमवर्क है। ठीक है, फाइन। यस ओके, उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से कॉम्पेटिबल है, मतलब कॉम्पेटिबल मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ओके, आप चाहे तो रिएक्ट यूज कर सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए रिएक्ट नेटिव यूज कर सकते हो। ठीक है, फाइन। उसके बाद रिएक्ट जेएस इज ऑप्टिमल फॉर क्रिएटिंग ऐप विथ हाई फंक्शनैलिटी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। ओके, इसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ज्यादा हो सकते हैं। रिएक्ट नेटिव इज आइडियल ओके फॉर फिलिंग टू द मोबाइल ऐप, सो कि ये मोबाइल के ऊपर ज्यादा अच्छी रहती है रिएक्ट नेटिव। ठीक है, उसके बाद एवरी टेक्नोलॉजी और फ्रेमवर्क इन द डी यूनिवर्स लिमिटेशन। हाँ, जैसे बाकी इसके लिमिटेशन होते हैं, वैसे रिएक्ट नेटिव के भी और रिएक्ट जेएस की भी अपने कुछ क्या है, लिमिटेशंस है। ओके, फाइन। क्या लिमिटेशंस है, कुछ लोग कुछ चीजें हम लोग जानेंगे जो हमको कुछ एक फर्दर एप्लीकेशन में आएंगे। जैसे कुछ प्रॉज होते हैं, प्रॉज मतलब प्रॉपर्टीज, कुछ कॉन्स होते हैं। ओके, तो ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे कि इसको हम लोग फिर इसके कुछ ड्रॉबैक्स क्या क्या है, ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग ड्रॉबैक के बारे में इतना नहीं सोचते। ओके, डिफरेंस अगर करेंगे रिएक्ट, और मैं चाहता हूँ कि इसको आप दो कॉलम में डिवाइड कर लो, एक जगह पे रिएक्ट करो, एक दूसरी जगह पे रिएक्ट जेएस करो। ओके, तो ये क्या है, ये रिएक्ट एक वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है। रिएक्ट नेटिव क्या करता है, उसका जो उसका जो कंपोनेंट है वो नेटिव कंपोनेंट रहता है। ठीक है, फाइन। उसके बाद रिएक्ट जेएस ये एक क्या है, एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, लेकिन ये क्या है, रिएक्ट नेटिव एक एंटायर फ्रेमवर्क है। फाइन, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है, ये नेटिव कंपोनेंट मैनेज करता है। ये रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है और दूसरा एंटायर फ्रेमवर्क है। ओके, फाइन। यस। आपको ये चीज पता है क्या, क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप, क्रॉस प्लेटफॉर्म या क्रॉस ब्राउजर, ये चीज पता है क्या? नो सर। आपको एक इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज क्रॉस ब्राउजर कंपाइलेशन? उसका आंसर क्या है? सर ये इसका नाम सुना है, पर इसका मतलब डेफिनेशन के बारे में कुछ पता नहीं है, इसका यूज कहाँ होता है वो पता है। अच्छा, मैं सिंपल, आपको पता है लेकिन वो आपको उसी को क्रॉस ब्राउजर कंपाइलेशन बोलते हैं, ये आपको मतलब कभी जान नहीं पाए, है ना? आपको पता है ये चीज, ठीक है? मुझे बताइए, आपके इंस्टीट्यूट में जो भी कंप्यूटर्स है, उसमें कौन कौन सी ब्राउजर्स है? सर ब्राउजर क्रोम है, हम्म, फायरफॉक्स, एज, वेब। करेक्ट। क्या आपने एक वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट को आपने उस वेबसाइट को आपने अलग अलग इसके ऊपर देखा था, चेक करके? जैसे यस उसी सर। वेबसाइट को क्रोम के ऊपर, उसी वेबसाइट को अपने फायरफॉक्स के ऊपर, ओके, ऐसे देखा है क्या? जैसे मैं ये देखता हूँ, देखो, कॉपी करता हूँ इसी को, लोकल होस्ट को, और ये मेरे इसमें यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यस सर। तो देखो, ये मेरे अभी
कहाँ पे आ गया, मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ। ये मेरा गूगल क्रोम का आउटपुट है, ये मेरा यस सर। इसका आउटपुट है, ये अपना आउटपुट है। फायरफॉक्स। क्या दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं सर, डिफरेंस तो कुछ नहीं, बस जो ब्राउजर है उसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है। बस ब्राउजर का जो अपीयरेंस है उसका एक डिफरेंस, लेकिन अपनी ऐप में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? नहीं सर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस ब्राउजर कंपाइलेशन। हमारी ऐप किसी भी ब्राउजर के ऊपर सेम तरीके से रन करती है, ओके, उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस ब्राउजर कंपाइलेशन। यस सर। तो ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पे भी ये जो हमने जो लिखा है ना, ओके, यहाँ पे भी लिखा है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन मतलब क्या, कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी भी ओएस के ऊपर, वो चाहे आईओएस हो, एंड्रॉयड हो, विंडोज के एप्लीकेशन हो, वेब के एप्लीकेशन हो, हर जगह पे सेम क्या होगा, अपीयर होगा, यस सेम सर। अपीयर होगा। ओके, रिएक्ट जेएस में क्या है, वो वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है, लेकिन रिएक्ट नेटिव में क्या होता है, वो नेटिव एप्लीकेशन होती है, एपीआई। एपीआई का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन इंटरफेस, एप्लीकेशन पैरेलल इंटरफेस। ओके, यस। वो क्या होगा, एपीआई क्रिएट करेगा, फाइन, ओके, और बाद में कंपोनेंट को लोड करेगा, फाइन, ओके। यस। अभी यहाँ पे देखो, रिएक्ट जेएस रेंडर एचटीएमएल एंड यूआई while React Native uses JSX। ओके, अभी मैंने यहाँ पे जैसे बताया, ये डायग्राम में बताया, एक बहुत ही एक बड़ा सा डायग्राम बनाया और यहाँ पे बनाया कि हमारा HTML और CSS एक बार में लोड होता है डॉम में से, ठीक है। यस सर। ये हमारा रिएक्ट जेएस में होता है, लेकिन रिएक्ट नेटिव में क्या होता है, रिएक्ट नेटिव में उसकी जगह पे JSX होता है। JSX होता है ना, JSX क्या होता है? सर जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। हाँ, जावा स्क्रिप्टिंग का एक्सएमएल है, जावा स्क्रिप्टिंग एक्सएमएल, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को हम, या एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्टिंग के जो कुछ एक्सएमएल फीचर्स होते हैं उसको वो क्या करता है, लोड करता है, ठीक यस। है। उसके बाद CSS is used to creating the styling in React JS while your style sheet is used for the styling in React Native। दोनों जगह पे यहाँ पे स्टाइलिंग यूज होता है, ओके। यहाँ पे रिएक्ट में हम लोग क्या करते हैं, CSS यूज करते हैं। क्या आपको ये पता है कि कितने वे से हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं? सर 3 बेसिस। सर 3 बेसिस नहीं कर सकते। कौन कौन से? इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। हाँ, हालांकि ये इसका आंसर नहीं है, ये तो ये आपने करेक्ट आंसर दिया, ये 3 तरीके हैं स्टाइलिंग करने के। लेकिन स्टाइलिंग को एक वेब पेज के ऊपर अगर रेंडर करना है तो हम लोग उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हो, तो स्टाइलिंग के अलावा आप उसको उसी स्टाइल शीट को क्या कर सकते हो, इंपोर्ट को कर सकते हो, ठीक है। तो इसका यहाँ पे कहना है कि रिएक्ट नेटिव क्या करता है, इंपोर्ट करता है। देखो ये मैंने यहाँ पे दिखाया, HTML और CSS एक बार में इंपोर्ट होगी, JS बार बार इंपोर्ट होगी, ओके। तो इसलिए मैंने वहां पे वर्ड यूज किया था इंपोर्टिंग, ओके। तो हम लोग इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं, एनिमेशन इज पॉसिबल, रिएक्ट जेएस में एनिमेशन पॉसिबल है CSS से, ओके। और रिएक्ट नेटिव में एनिमेटेड एपीआई रहती है, ऑलरेडी कुछ एपीआई वहां पे क्रिएट किए दे रहती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं, फाइन, फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग कंपोनेंट में हम लोग जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उसको हम लोग एक एपीआई से क्या करते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है, फाइन। एक यहाँ पे दिया है, वी नीड टू बिल्ड अ हाई परफॉर्मेंस डायनामिक रिस्पॉन्सिव वेब यूआई विद रिएक्ट जेएस, ओके। लेकिन ये मोबाइल ऐप के लिए, ये तो बार बार पॉइंट आ रहा है कि ये वेब एप्लीकेशन के लिए, ये मोबाइल ऐप के लिए, ठीक है, यस। फाइन। ड्रॉबैक के बारे में बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा, लिमिटेशंस क्या क्या है, ओके। रिएक्ट लिमिटेशंस ऑफ रिएक्ट जेएस, ओके। ओवरलोड एंड कॉस्ट एंड टाइम, ओके। ओवरहेड, ओवरहेड मतलब क्या होता है, अगर मेरे कंपोनेंट अगर बढ़ गए, ठीक है, जैसे आपने देखा कि इनिशियली उसको टाइम लगा, हालांकि 2 ही कंपोनेंट थे मेरे इसमें, ठीक है। तो वहां पे
वहाँ पे मैं क्या कर, वहाँ पे मुझे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, राइट। ओके, कंपोनेंट बढ़ने के बाद टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। ठीक है, जितना प्रोजेक्ट बढ़ा उतना आपको टाइम कॉस्ट दोनों ज़्यादा लगने वाले, ठीक है। उसके बाद दूसरा लिमिटेशन क्या है, लर्निंग कर्व। मतलब मैं बिना जावास्क्रिप्ट के रिएक्ट जेएस नहीं सीख सकता। किसी को बोला जाए कि भैया आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आता है, आप रिएक्ट जेएस सीख लो, ओके, वो कर पाएगा क्या? नहीं सर। नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिएक्ट जेएस क्या है, रिएक्ट जेएस एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी, ठीक है। यस सर। इसीलिए आप बिना जावास्क्रिप्टिंग के रिएक्ट नहीं। जेएस नहीं सीख सकते, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल लाइब्रेरी सपोर्ट, ओके। अभी ये रिएक्ट जेएस खुद में एक लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी को लाइब्रेरी को अप्लाई करना अलाउ नहीं है, हम लोग उसको अप्लाई नहीं कर सकते, फाइन। एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को हम लोग यहाँ पे नहीं डाल सकते, लेकिन अगर कुछ भी रखना है तो हम लोगों को जेएसएक्स के क्या करना पड़ता है, वहाँ पे पुटअप करना पड़ता है, जो बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो एक्सटर्नल लाइब्रेरी का सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा कम है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग डेटा हायरार्की, ओके। लॉन्ग डेटा हायरार्की मतलब क्या, कि जैसे जैसे मैंने बताया कि डेटा अगर बढ़ता है, ओके, तो उतना उतना डेटा बढ़ने के बाद में वहाँ पे उसको टाइम इंटरवल भी क्या लगता है, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ते जाता है, ओके। अभी आपने नहीं देखा होगा, ओके, लेकिन हमने देखा है कि जैसे देखो कि जैसे हम लोग आपके लिए असेसमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी आप 15-16 लोग हो, तो आपके लिए असेसमेंट बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है, मतलब उसके लिए 1 मिनट लगता होगा हर डे असेसमेंट यस। क्रिएट करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ का एग्जांपल दूँ, जहाँ पे जैसे हमारे इसमें ऑलमोस्ट अराउंड 500 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब उसका एप्लीकेशन अगर लेता हूँ, तो उस एप्लीकेशन में 500 स्टूडेंट को डेटा पास ऑन करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, ओके। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, फाइन। तो यस। ये ड्रॉबैक हमारे रिएक्ट जेएस में आ सकता है, डेटा बढ़ने के बाद टाइम भी ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। रिएक्ट नेटिव के कुछ यहाँ पे ड्रॉबैक दिए है, क्या क्या है, लैक ऑफ नेटिव लाइब्रेरी, ओके, क्योंकि हमने देखा कि सारी की सारी चीजें यहाँ पे एपीआई के फॉर्मेट में रहती है, एपीआई एप्लीकेशन इंटरफेस के फॉर्मेट में। तो यस। वहाँ पे मैं कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज अगर होंगी तो ठीक है, नहीं होंगी तो मुझे वो इंपोर्ट करना नहीं होगा, ओके, फाइन, ठीक है। उसके बाद लूजली हेल्ड एब्स्ट्रैक्शन लेयर, ये क्या होता है, लूजली हेल्ड एब्स्ट्रैक्शन लेयर? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है नहीं? ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लूजली हेल्ड एब्स्ट्रैक्शन लेयर? यस। हाँ देखो, मैं आसान करके बताता हूँ इसको। ये समझ में आया था क्या, यस HTML CSS ये कितनी बार में लोड हुआ? सर, मतलब एक बार में HTML CSS लोड हो जाती है, बस, पर लोड नहीं करना पड़ता, पर जावास्क्रिप्ट जो है बार बार लोड होती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके, ये हो गया रिएक्ट। यस। लेकिन अगर आपको इसी को बोला जाए कि रिएक्ट नेटिव में करो भैया, ओके, तो रिएक्ट नेटिव में क्या होता है, रिएक्ट नेटिव में हर एक कंपोनेंट चेंज होता है, तो कंपोनेंट की स्टाइलिंग भी चेंज हो जाती है, ठीक है, सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो पैरेलली उसको लोड करना, छोटा करना, एब्स्ट्रैक्ट करना, ये थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, लूजली हेल्ड होता है, क्योंकि यस। क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को कुछ बाकी की लैंग्वेजेस भी लगती है, जैसे जावा लैंग्वेज, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन है ना, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए जावा लैंग्वेज लगेगा, जावा का कुछ लेवल लगेगा, J2ME होता है, कॉम्प्लेक्स जावा, एडवांस जावा, ये सारी चीजें वहाँ पे हो गई, ठीक है। तो इसलिए उसका एब्स्ट्रैक्शन लेयर थोड़ा सा लूजली हेल्ड रहता है, ओके। ये ये स्टार्ट होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, जब ज्यादा टाइम लेता है तो स्टार्ट, ओके। इसको रिएक्ट रिक्वायर अ लॉट ऑफ नेटिव वर्क अराउंड, ओके, मतलब नेटिव का बहुत सारा कोड चाहिए होता है, कुछ लाइसेंसिंग के इशू है, पेटेंट के इशू है, मैं क्योंकि फेसबुक का प्रोडक्ट है तो मैं फेसबुक वालों से पहले परमिशन लूंगा,
फिर उसको यूज करूंगा, ये अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैं रिएक्ट ऐप है तो मैं अपने ओपन सोर्स है तो किसी से भी को कुछ भी कर सकता हूँ मेरे मन से, ठीक है। लेकिन वैसा रिएक्ट नेटिव का नहीं है, उसमें लाइसेंसिंग के पेटेंट के इशू आते हैं, ठीक है, फाइन। तो ये सारी चीजें हैं कि जो रिएक्ट में और रिएक्ट नेटिव में। फिर भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है कि आपको एट द एंड ऑफ द चैप्टर क्या क्या करना है कि आपको रिएक्ट, क्योंकि हम लोग ज्यादा रिएक्ट के ऊपर फोकस करने वाले हैं, तो आपको बेनिफिट्स पता होनी चाहिए रिएक्ट के, और एक कंपैरिजन आना चाहिए आपको फिर रिएक्ट क्या होता है और रिएक्ट नेटिव क्या होता है। यस ठीक है, सर। ठीक है। तो ये कंप्लीट थ्योरेटिकल चैप्टर था, बहुत ही बोरिंग चैप्टर है, कुछ ज्यादा हमने इसमें इसमें मतलब कुछ मतलब ऐसा प्रैक्टिकल काम नहीं किया हमने, बस खाली एक एप्लीकेशन को लोड किया और एप्लीकेशन को लोड करके हमने समझा कि टाइम कितना लगता है, ओके, बस उतना ही समझा हमने परफॉर्मेंस देखने के लिए, ठीक है, फाइन। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा लोड करता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि कंपोनेंट कैसे बनाया जाता है रिएक्ट में, ठीक है। तो हम लोग इसमें काम करेंगे कंपोनेंट के, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। ओके, ठीक है। एनी क्वेश्चन फॉर मी? नो क्वेश्चन सर। बाकी लोगों की तरफ से? नहीं सर। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ क्वेश्चन है आप लोगों से, ठीक है। ये अच्छा देख पा रहा हूँ मैं, ये आज थोड़ा सा एक अच्छा हुआ है, ओके। और कल का काउंट बढ़ गया है, मॉर्निंग में देखा तो मैंने 6 स्टूडेंट थे, यहाँ पे अभी 2 बढ़ गए हैं। मैं चाहता हूँ कि आज की अटेंडेंस है 12, तो यहाँ पे मुझे 12 का काउंट नजर आए, ओके, यहाँ पे भी 12 का काउंट नजर आए, ठीक है, क्योंकि हमारे ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए, ठीक है। और मैं और एक असेसमेंट क्रिएट करूंगा जो आपको बाय एंड ऑफ दिस मंथ करनी है, लेकिन आप ट्राई करो कि उसको इस वीक में क्या कर लो, फिनिश कर लो, ठीक है। तो एक छोटा सा असेसमेंट क्रिएट करूंगा, जो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है ना, उसी क्वेश्चन के ऊपर में आपको एक सब्जेक्टिव असेसमेंट क्रिएट करूंगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलिए फिर वाइंड अप करेंगे इस कॉल को। यस सर। ठीक है, चलिए कल हम लोग मिलेंगे सेम टाइम पे, और डिस्कशन के साथ रिएक्ट कंपोनेंट, ठीक है। यस। ओके, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन, थैंक यू सर। थैंक्स।